तो आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेट, और सेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स की कई ब्रांचों में जो है सेट का यूज़ होता है। आप लोग जो है इस चीज़ का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इसके बाद जो अगला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, बिना सेट के जो है बिना सेट को समझे उसको समझना जो है बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, नामुमकिन है। और हमारे पास एक और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी वही समझ सकता है जिसके समझ में जो है सेट आया हो। सेट का बहुत यूज़ होता है उसमें, प्रोबेबिलिटी में। तो ऐसा मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनमें जो है सेट का यूज होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सेट की जो डेफिनेशन होती है वो है कि ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो इसका मतलब सेट कलेक्शन है और क्या है, वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझने से पहले थोड़ा कलेक्शन को देख लेते हैं, कलेक्शन क्या होता है। तो कलेक्शन कोई भी चीज़ें हैं आप इकट्ठा करो और उनका कलेक्शन बना लो। यहाँ पे कुछ कलेक्शन है, ये 6, इनको देखते हैं। ये है पहला कलेक्शन है जो इसमें लिखा हुआ है कि एक कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेकेंड कलेक्शन है ए कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। थर्ड है ए कलेक्शन ऑफ द वॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU। और फोर्थ है हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। और फिफ्थ वाला है एक कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। और सिक्स्थ कलेक्शन है हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ 4 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ये 6 कलेक्शन है हमारे पास। तो इन कलेक्शन को ही हम समझेंगे कि इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा है। ठीक है, ये कलेक्शन है तो क्या ये सारे के सारे सेट हैं? तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो देखो इसमें ये जो शुरू के 3 कलेक्शन है, ये जो शुरू के 3 कलेक्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और इसके बाद जो नीचे वाले कलेक्शन है 4, 5, 6, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब शुरू के 3 कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। अब वेल डिफाइंड है क्या, इसको समझो। मान लो मैं तुम लोगों को कहूँगा कि एक कलेक्शन बनाओ। मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स, और उन 30 स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि भाई एक कलेक्शन बनाओ। किसका? एक कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आप लोगों को एक कलेक्शन बनाना है ऑड नेचुरल नंबर का, और वो लेस देन 10 होने चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं वहाँ 30 के 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट्स, वो जो जब कलेक्शन बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7 और 9। 30 के 30 बच्चे जो है इस तरह का कलेक्शन बनाएंगे। किसी भी बच्चे का जो कलेक्शन होगा वो जो है 1, 3, 5, 7, 9, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वो नेचुरल ऑड नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये सारे के सारे नेचुरल ऑड नंबर हैं और लेस देन 10। अगर इस यहाँ पे अगर मैं ये फोर्थ वाला जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, अगर मैं इसके लिए बोलूँ कि आप अपनी क्लास के 5 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स के नाम लिखो। अब 30 बच्चों को बोल दिया गया कि भाई आप क्या करो कि आपकी क्लास के जो 5 मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है, बुद्धिमान, उनके नाम लिखो, 5 बच्चों के। तो जब 30 के 30 स्टूडेंट्स जब 5 मोस्ट टैलेंटेड बच्चों के नाम लिखेंगे तो उनकी लिस्ट आपस में मैच नहीं करेगी। कोई जो है किसी बच्चे ने किसी और बच्चे के नाम लिखे होंगे 5, ठीक है, कोई और लिखेगा, मतलब उनकी लिस्ट आपस में मैच नहीं करेगी। सबके अलग अलग नाम होंगे, सबकी लिस्ट अलग अलग होगी, आ रहा समझ, मैच नहीं करेगी बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक कलेक्शन ऑफ द 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि अगर मैं कहूँ कि भाई ऐसा है, आप लोग एक काम कीजिए, 5 जो खतरनाक जानवर हैं उनके नाम लिखिए, उनकी लिस्ट बनाइए, एक 5 खतरनाक जानवरों की। तो 30 के 30 बच्चे जब 5 खतरनाक जानवरों की लिस्ट बनाएंगे, 5 डेंजरस एनिमल की, तो वो भी बिल्कुल अलग अलग होगी, वो मैच नहीं करेगी। तो इसका मतलब साफ है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है जो सबके लिए एक जैसा हो, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, और उसी को सेट बोलते हैं। ऐसे ही जो है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये था कि एक कलेक्शन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर लिखने थे। तो 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है? एक तो 3 है, 30 का प्राइम फैक्टर जो इसको डिवाइड कर देता है। दूसरा 5 है, और इसके अलावा कौन है? बस 3 और 5 जो है इसके प्राइम फैक्टर है, और एक 2 है, सॉरी 2, 3 और 5 जो है 30 के प्राइम फैक्टर है।
ये। तो अगर मैं किसी को भी कहूँ कि भाई एक कलेक्शन बनाना है प्राइम फैक्टर का 30 के प्राइम फैक्टर का एक कलेक्शन बनाना है, तो हर कोई यही बनाएगा 2 3 5। हर कोई किसी भी अगर जिसको आते होंगे, अगर उससे हम बोलेंगे भाई प्राइम फैक्टर बनाने हैं 30 के, तो क्या होंगे, तो वो 2 3 5। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऐसे ही ये है एक कलेक्शंस ऑफ द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU, ये वाला। अगर हम किसी को बोले कि भाई जो वॉवल्स हैं इंग्लिश के उनका कलेक्शन बनाइए, तो हर कोई AEIOU लिखेगा, किसी के अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन जो लास्ट के ये 4 5 और 6 केस हैं, जैसे कि 5 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल और 4 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप लोगों को कहा कि भाई दुनिया के 4 जो सबसे शानदार जगह हैं उनके नाम लिखो, तो सबके नाम जो है सब जो है अलग अलग नाम लिखेंगे। कुछ की लिस्ट मैच कर सकती है, लेकिन सबकी लिस्ट मैच नहीं करेगी। ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ कि भाई 4 डिलीशियस फूड के नाम लिखिए आप अपने, जो आपको पसंद है, स्वादिष्ट भोजन के नाम लिखिए, ठीक है, कोई से भी 4 जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, या नेम ऑफ द 4 डिलीशियस फूड लिखिए। 30 बच्चों को बोल दूँ, 30 के 30 स्टूडेंट्स को, तो सबकी अलग अलग होगी। बहुत कम बच्चों की हो सकता है 1 2 की मैच कर जाए, लेकिन सबकी मैच करना पॉसिबल नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन आ गया होगा समझ में। वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है जो सबके लिए एक जैसा हो। किसी से भी बनवाएंगे हम वो कलेक्शन, उस कलेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और उनके जो एलिमेंट होंगे वो भी सेम आएंगे। इनको जो है एलिमेंट बोलते हैं, ये 1 3 5 7 9, ये 2 3 5 AEIOU, ये जो है क्या है, एलिमेंट है सेट के। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही जो है क्या है, सेट है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कलेक्शन जो है ये सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में सेट आ गया होगा। ये आना काफ़ी ज़रूरी है और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 तरीके होते हैं, एक टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म को देख रहे हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है और बीच में कॉमा लगा देता है। जैसे यहाँ पे अभी मैं तुम लोगों को समझा रहा था, यहाँ पे जो 3 कलेक्शन थे ये शुरू के, वो तीनों के तीनों कलेक्शन जो है सेट थे। तो मान लो जैसे ये है, पहला था कि एक कलेक्शन ऑफ, अब ये सेट हो गया, तो ये है ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो सेट को कैसे करके दिखाते हैं? इसमें ये जो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है, इसमें किसी भी सेट को अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करते हैं, एक तो जैसे यही था पहला वाला, ये सेट हो गया, तो ए सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको लिखना हो तो हम कैसे करके लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 7 और 9, ऐसे लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सेट है उसको इंग्लिश के जो अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है इनसे A B C इनसे दिखाते हैं, किसको? सेट को। जैसे कोई भी सेट दिखाना हो, और जो एलिमेंट होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इस तरीके से 1 3 5 7 9 और इनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो ये जो है टेबुलर फॉर्म होता है। जैसे दूसरा था एक कलेक्शन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। तो ये अब कलेक्शन क्या हो गया था? सेट हो गया ये, तो ये भी सेट हो गया। तो अगर मान लो हमें लिखना है कि ए सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो इसको B से दिखा देता हूं मैं। B इज इक्वल टू, कौन कौन से थे प्राइम फैक्टर 30 के? 2 3 और 5, इस तरह से दिखा देते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो मैंने फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके प्राइम फैक्टरों को लिख दिया 2 3 5 को, ठीक है। ऐसे ही जो ये था एक कलेक्शन, अब ये सेट हो गया, ये भी वेल डिफाइंड है ना। तो इसलिए ए सेट ऑफ द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU, इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको C लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कैसे करके लिख देंगे? AEI,O,U, इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो है लिखने का तरीका है कैसे? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में। एक और एग्जांपल है, इसमें हमें लिखना है कि द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। ये जो स्कूल वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं इनका सेट चाहिए हमको। तो इसको मैं D से लिख रहा हूँ, D इज इक्वल टू, अब इसको जब हम लिखना शुरू करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है? एक तो S आ रखा है, S लिख दिया मैंने। दूसरा C आ रखा है तो C लिख दिया।
थर्ड लेटर जो है इसमें एच है, एच लिख दिया, एच है, फिर ओ है, फिर ओ के बाद एक और ओ है, इसको लिख देते हैं ओ, और फिर एल। ये तुम लोग देख रहे होंगे, ये जो सेट डी है, ये जो सेट डी है, ये जो है स्कूल वर्ड स्कूल का जो उसमें लेटर आए हैं उसका सेट है ये। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये ओ 2 बार आ रखा, यहाँ पे दो बार आ रखा था तो मैंने 2 बार लिख दिया। तो सेट में जो है रिपीटिशन जो होता है वो कोई मतलब नहीं रखता। इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए था, एस सी एच और ए की ओ लिखना चाहिए था, ठीक है। सेट क्या है? कलेक्शन है, और कलेक्शन में जो है 2 का कोई मतलब नहीं है। आ रहा समझ में? यहां तुम इसको ओ को चाहे 10 बार लिख दो, वो एक ही गिना जाता है। अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 और 4 और 5 ही एलिमेंट गिने जाएंगे। इसको 2 बार नहीं गिनते इसको, क्योंकि सेट कलेक्शन है। और कलेक्शन का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे मान लो सपोज करो कि तुम्हारे घर वालों ने कहा कि भाई कि अपने बर्थडे पार्टी में कोई से भी 5 दोस्त बुलाओ, 5, ठीक है। और आपने सपोज करो कि आपने जो है ए बी सी और डी और ई 5 दोस्त हैं आपके, ऐसे करके ए बी सी डी, ठीक है, इनको बुला दिया आपने। अब अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा ए बी सी डी ई की, और मैं इसमें ए को 2 बार लिख दूंगा ऐसे करके, ए 2 बार लिख दिया, और फिर यहाँ पे बी सी डी ई ऐसे करके लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अभी भी 5 ही दोस्त आ रहे हैं, क्योंकि ए को हमने जो है 2 बार लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा समझ में? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने काउंट होंगे इसमें? 5। तो ऐसे ही इसमें जो है डबल ओ का कोई मतलब नहीं है, 2 बार नहीं लिखना किसी भी, एक ही बार यूज करेंगे हम, क्योंकि कलेक्शन है और कलेक्शन में जो है एक ही बार लिखते हैं एक एलिमेंट को। तो ये था टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट को? देखो यहाँ पे ये 3 सेट लिखे हुए हैं मैंने, ये जो 3 सेट हैं, इन्हीं सेट को जो है मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जो 3 सेट हैं ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब हम इसको कैसे पे लिखने वाले हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करके लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये देखते हैं कि ये सेट है, तो सेट है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वो जो वेल डिफाइंड होती है, जो उसकी डेफिनेशन होती है, बस उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस ए को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा ए इज इक्वल टू, और ऐसे करली ब्रैकेट लिखो, और एक्स इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये जो है एक तो ऑड नंबर है सारे के सारे, ये सारे के सारे कैसे हैं? ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज ऑड नेचुरल नंबर, एक तो ऑड नेचुरल नंबर है ये, और सारे के सारे जो है लेस देन 10 थे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x इज ए ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो ये जो है हमने इसको किस में चेंज कर दिया? ये सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया ये वाला, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टी होती है बस उसको लिख देते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी इन एलिमेंटों की? ये सारे के सारे ऑड नंबर थे और लेस देन 10 थे, तो बस ये लिख दिया हमने कि भाई इस सेट में x एक एलिमेंट है, और उसकी प्रॉपर्टी को लिख दिया है। क्या है उसकी प्रॉपर्टी? कि वो ऑड नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को देख करके कोई भी आराम से पता लगा लेगा कि इसमें यही एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही जरा इसको देखते हैं, ये सी वाला, अगर इस सी वाले सेट को मुझे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखता मैं? इसको लिखेंगे c इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे x, और x क्या है? x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, x इज ए वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये बस इसकी प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। ऐसे हम सेट b को भी लिख सकते हैं। सेट b क्या था? ये जो b था, ये b जो है 2 3 5 है, ये किसका सेट था? ये जो है 30 के प्राइम फैक्टर थे, उनका सेट था ये। तो हम इसको जो है सेट बी को अगर हमें इसमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू यहाँ पे x, और इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज का साइन है, तो इसकी प्रॉपर्टी लिख दो। तो x क्या है? x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30, x इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30, x जो है प्राइम फैक्टर है 30 का, तो x प्राइम फैक्टर है 30 का, तो 2 3 5 आएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे b को कि b इज इक्वल टू x, और x इज अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है x इज ए प्राइम नंबर। अब x प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2 3 5 के बाद 7 आता है, फिर 11 आता है, तो इसको जो है कहाँ तक होना चाहिए? केवल 5 तक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x इज ए प्राइम नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो
ऐसे करके लिख देते हैं। तो दो तरीके से जो है सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है मैंने, ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है कि x इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। तो इसको मैं जो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो x क्या है, x जो है वो किसका सेट है, वो इस जो स्कूल में जो लेटर्स आए हैं उसका सेट है। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे एक तो S आ रखा है, एक जो है C आ रखा है और H आ रखा है, O आ रखा है, 2 बार O आ रखा है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे इसको, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, इसमें रिपीटिशन नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये इसके लेटर्स का सेट आ गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ समझनी चाहिए हमको कि ये जो W जो सेट है, W से लिखा हुआ है हमने इसको, तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें एक तो हमको जो है कर्ली ब्रैकेट यूज करना है और जो एलिमेंट होते हैं इसके जैसे S C H O इनके बीच में कॉमा लगा हुआ होना चाहिए। जैसे एक सेट है A इज इक्वल टू P, Q, R, ये है मान लो, ठीक है। तो इसमें P Q R जो है A के एलिमेंट है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, P एलिमेंट है A का, ऐसे करके। या हम लिख सकते थे कि C जो है ये C एलिमेंट है किसका, W का एलिमेंट है। और अगर वो उसका एलिमेंट नहीं है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे P में जो है ये जो A सेट है इसमें स्मॉल b नहीं आ रखा, तो मैं लिख सकता हूँ कि B एलिमेंट नहीं है किसका, A का। तो इस तरीके से दिखा देते हैं। इसको जो है दो तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे ये फिर से देखो जरा एक बार, ये कोई सेट है A इज इक्वल टू P Q R और हमने लिखा हुआ है P एलिमेंट है A का, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं P बिलोंग्स टू A। और अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे हम क्या है, जैसे मान लो T नहीं है यहाँ पे, स्मॉल t, तो स्मॉल t एलिमेंट नहीं है A का, तो ऐसे करके लिख देंगे इसको कि T नॉट बिलोंग्स टू A या T नॉट एलिमेंट ऑफ A, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अब हम पढ़ रहे हैं द एम्प्टी सेट और द नल सेट। तो एम्प्टी सेट वो होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। एम्प्टी सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। और इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, फाई, इसको दिखाते हैं फाई से, इस सेट इसको फाई से दिखाते हैं, या फिर इसको ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट करके खाली छोड़ दो, ये भी जो है नल सेट का सिंबल है। तो नल सेट को जो है या तो फाई से दिखाते हैं या इस तरीके से दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ए जो है एक सेट है, इसमें लिखा हुआ है कि x और इम्प्लाइज दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू द n का मतलब हो गया कि x नेचुरल नंबर है। और x कैसा है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में है, यानी कि 1 से जो है कैसा होना चाहिए, वो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो 1 से 2 के बीच में हम देखते हैं कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो जब कोई नेचुरल नंबर नहीं होता तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, या तो इसको ऐसे करके लिखेंगे या a इज इक्वल टू ऐसे करके 5 लिख देते हैं। आ रहा समझ में, क्योंकि इस सेट में कोई भी नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता जो 1 और 2 के बीच में हो, ठीक है। तो ये नल सेट का एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं नल सेट का, b और यहाँ पे लिख दिया x इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू r, x जो है रियल नंबर है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव 1 आ जाए। आ रहा समझ में, तुमने देखा होगा जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो ये भी जो है नल सेट है। तो b इज इक्वल टू ये भी जो है क्या हो जाएगा, 5 लिखेंगे, या इसको ऐसे करके b इज इक्वल टू जो है ऐसे करके लिख देंगे इसको, ये नल सेट। तो ये कुछ नल सेट के एग्जाम्पल है। अब पढ़ रहे हैं हम फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं अगर कोई भी सेट ऐसा है जिसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो वो जो है कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं जिसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है A और इसमें है A, E, I, O और U। तो हमें पता है इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। तो इसके एलिमेंटों को काउंट किया जा सकता है, 5 एलिमेंट। तो ये कैसा सेट हो गया, ये जो है फाइनाइट सेट हो गया। एक दूसरा सेट देख रहा हूँ B, यहाँ पे लिख दिया मैंने x, और x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 100। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें 100 तक के नेचुरल नंबर आ रखे हैं, 100 या 100 से नीचे वाले नेचुरल नंबर। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी काउंटेबल है, 100 आ रहे हैं। तो ये भी जो है फाइनाइट सेट हो गया। अब चलते हैं इन्फिनिट सेट क्या होता है। तो इन्फिनिट सेट उसको बोलते हैं जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता
कि एक सेट लिख दिया मैंने D, और D में लिख दिया मैंने कि X, और X इज अ प्राइम नंबर। ये जो D सेट है, D सेट में कौन है? X, और X इज ए प्राइम नंबर, X एक प्राइम नंबर है। अब अगर हम प्राइम नंबरों का सेट बनाना शुरू करें, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, तो ये जो है काउंटलेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। आ रहा समझ में? तो इस तरह के जो सेट होते हैं जिनके एलिमेंटों को हम गिन नहीं सकते, उनको बोलते हैं हम क्या? इन्फिनिट सेट। तो ये एक इन्फिनिट सेट का एग्जांपल है। एक और देखो, अगर मैं लिखूं E इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ऐसे कॉमा लगा के डॉट डैश डैश डैश, ये तो ये बताता है कि ये नेचुरल नंबरों का सेट है और आगे तक जा रखा है। तो आगे तक जा रखा है इसका मतलब और आगे भी है, तो ये भी काउंटलेस है। नेचुरल नंबरों को हम काउंट नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो ये कैसा हो गया? कैसा सेट हो गया? इन्फिनिट सेट। तो बस सिंपल है, जिन सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो आराम से नहीं मतलब काउंट कर सकते हो, काउंट किए जा सकते हैं, वो हो गया फाइनाइट सेट, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इन्फिनिट सेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझ लो और ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। आज तक क्या होता था, जैसे हम सोचते हैं कि जैसे सर के बाल हो गए या आसमान के तारे हो गए, हम इनको कैसा मानते हैं? काउंटलेस। हम सोचते हैं यार ये काउंटलेस है, लेकिन मैथमेटिक्स इनको काउंटलेस नहीं मानती। आप सिर के बाल गिन सकते हो, वो काउंटेबल है, काउंटेबल माने जाते हैं उसको। अगर हम एक सेट बनाएं स्टार्स का, तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इन्फिनिट सेट है, नहीं, वो कैसा हो जाएगा? वो फाइनाइट सेट होगा। यानी कि तुम स्टार को गिन सकते हो, स्टार जो है कैसे काउंटेबल है मैथमेटिक्स की नज़र में। क्यों है वो काउंटेबल, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो तुमने तारे गिनने शुरू करे 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, और गिनने शुरू करे और तुम गिन रहे हो तारों को, और तुमने देखा अरे तुम्हारे जो है नेचुरल नंबर में गिनते ना, तो अगर हम देखें कि नेचुरल नंबर हमारे खत्म हो गए और तारे अभी बचे हुए हैं, तब हम बोलते कि यार ये काउंटलेस है, भाई हमारे पास तो नंबर ही नहीं है अभी इनको गिनने के लिए। पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आ रहा समझ में? तो इसलिए जो है वो काउंटेबल है। अगर दुनिया में अगर तुम्हें ये बोला जाए कि रेत के कण गिनने, पार्टिकल्स ऑफ द सैंड, तो वो भी जो है मैथमेटिक्स काउंटेबल मानी जाती है, गिने जा सकते हैं। आ रहा समझ में? कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो काउंटलेस होती है? तो वो जैसे नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। रियल नंबर हो गए, उनको भी काउंट नहीं किया जा सकता। या एक पॉइंट से कितनी लाइनें जाएंगी होकर के, जैसे यहाँ पे मान लो एक पॉइंट बना दिया मैंने ए, अब नंबर ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ए, तो इनका अगर सेट बनाना हो तो ये कैसे सेट होगा? ये इन्फिनिट सेट होगा, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिनको तुम लोग सोचते थे कि ये काउंटलेस है, लेकिन वो कैसे काउंटेबल मानी जाती है, उनको आराम से काउंट किया जा सकता है मैथमेटिक्स में। आराम से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मैथमेटिक्स जो है उनको काउंटेबल मानती है, यानी कि आप उसको गिन सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पढ़ रहे हैं इक्वल सेट्स। तो देखो इक्वल सेट्स क्या होता है, मान लो जैसे ए है, ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, और बी के एलिमेंट भी 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, तो हम बोलेंगे जो है ए जो है वो कैसा है? बी के इक्वल है, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो दो सेट इक्वल हो सकते हैं अगर उनके एलिमेंट सेम एलिमेंट हो, अगर उनमें जो पहले वाले में है वही दूसरे वाले में हो, तो ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स इफ ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर ए में वही एलिमेंट है जो बी में है, तो ए और बी जो है इक्वल सेट है, सिंपल। अब हम शुरू की 2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले पहले। अब आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि शुरू की 2 एक्सरसाइजें आराम से सॉल्व हो सकती हैं, तो हम 1.1 और 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं।